यूरोप, वो कॉन्टिनेंट जिसने सदियों तक दुनिया की दौलत पर राज किया। लेकिन सोचिए, इतनी ताकत के बावजूद वो अपनी एनर्जी के लिए रूस के सामने झुक रहा है। सालों तक रूस की गैस ने यूरोप के घरों को गर्म रखा, रूस का तेल उसकी गाड़ियों को चलाता रहा। पर अब वही यूरोप कुछ ऐसा कर रहा है जो दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। वही यूरोप जहां 2022 तक रूस की 45% प्राकृतिक गैस सप्लाई होती थी और 2018 तक रूस का 70% से ज्यादा तेल निर्यात यहीं होता था, लेकिन अब यही यूरोप एनर्जी सफिशिएंट बनने की राह पर है। रूस की इस छत्रछाया से निकलने के लिए बेल्जियम ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। बेल्जियम एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है जहां 22,000 टन वजन वाले ब्लॉक्स लगाए जाएंगे। समुद्र में लाखों टन ग्रेवल डाला जाएगा। इसकी कीमत 7.8 बिलियन यूरो होगी। मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों? आखिर एक आइलैंड बनाकर एनर्जी सप्लाई को कैसे बूस्ट किया जा सकता है और कैसे यूरोप रूस की छत्रछाया से बाहर निकल जाएगा? ये समझने के लिए आपको कहानी को डिटेल में जानना होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर बेल्जियम ऐसा क्यों कर रहा है। किसी भी देश के लिए एनर्जी सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर यूरोपियन कंट्रीज दशकों से एनर्जी सप्लाई के लिए रूस पर डिपेंडेंट रही हैं। लेकिन अमेरिका लगातार रूस पर सैंक्शंस लगाता रहा है, जिसका खामियाजा यूरोपियन कंट्रीज को भी भुगतना पड़ता है। इसी समस्या से बचने के लिए यूरोप का एक देश अब अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। इस देश का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम किसी भी तरह यूरोप को एनर्जी सफिशिएंट बनाकर रूस की पकड़ से बाहर निकालना चाहता है। इसलिए बेल्जियम ने समुद्र के बीच एक पूरा का पूरा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का फैसला किया है। ये आइलैंड 15 एकड़ में फैला होगा और ऊर्जा का एक सोर्स बनेगा। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक आर्टिफिशियल आइलैंड यूरोप की एनर्जी सप्लाई को कैसे बूस्ट करेगा। दरअसल यूरोप अब ग्रीन एनर्जी की ओर जाना चाहता है। ये प्राकृतिक गैस और तेल दोनों पर डिपेंडेंसी खत्म करके ऑफशोर विंड एनर्जी पर जोर दे रहा है। समुद्र पर हवा तेज और लगातार चलती रहती है और यही लगातार चलती हवा यूरोप की एनर्जी का नया आधार बनेगी। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने 2030 तक कम से कम 60 गीगावाट और 2050 तक 300 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी का लक्ष्य रखा है। हालांकि वो अलग बात है कि अब टारगेट को और भी बढ़ा दिया गया है। बेल्जियम विंड एनर्जी का अगुवा साबित होने वाला है, इसलिए बेल्जियम की प्रिंसेस एलिजाबेथ ऑफशोर जोन में एक विंड फार्म बनने जा रहा है जिसकी क्षमता 3.5 गीगावाट की होगी। ये कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अकेला प्रोजेक्ट 30 लाख घरों को बिजली देगा। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे ये सुनने में कितना शानदार लग रहा है ना? लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब टरबाइन बिजली बनाना शुरू करते हैं। पर समस्या ये है कि टरबाइन एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट बनाते हैं, और ये तो आप भी जानते हैं कि एसी को अगर 50 से 60 किलोमीटर दूर तक भेजना है तो इसमें बहुत नुकसान होता है। इसलिए पहले एसी को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बदलना पड़ता है। यही वजह है कि समुद्र में ही महंगी महंगी सब स्टेशन बनानी पड़ती हैं और बिजली को तट यानी कोस्ट तक लाने के लिए HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट केबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि HVDC केबल्स बेहद महंगी होती हैं। टरबाइन भले ही समुद्र में विंड एनर्जी को जनरेट कर दें, मगर हर देश को अपनी अपनी यूनिफॉर्म ग्रिड बनानी होगी और फिर इसे अपने राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ना होगा। नहीं तो समस्या ये होगी कि अगर डेनमार्क में हवा ज्यादा चली तो बिजली वेस्ट हो जाएगी और वहीं पड़ोसी देशों को बिजली की कमी झेलनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हालांकि सब कुछ जुड़ा हुआ था पर कोई एकीकृत सिस्टम नहीं था। पर इसके लिए एकीकृत सिस्टम की जरूरत थी। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि अब जोड़ना ही क्यों है? क्या विंड एनर्जी को देश अकेले जनरेट नहीं कर सकता? हाँ, कर सकता है। समुद्र के अंदर विंड टरबाइन लगाकर कर सकता है, लेकिन इससे बिजली बेवजह वेस्ट हो जाएगी। इसी परेशानी से निपटने के लिए ये एकीकृत सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि पूरे यूरोप का ग्रिड आपस में जुड़े बिना ये काम सही तरीके से चल ही नहीं सकता था। इसके लिए पूरी यूनिफाइड ग्रिड सिस्टम की जरूरत थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि विंड एनर्जी कोई देश अकेले जनरेट नहीं कर सकता। वैसे तो अकेले अकेले देश भी विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इससे बिजली बेकार चली जाएगी। यूरोप समझ गया कि इस तरह से कभी भी अपने असली क्लाइमेट एनर्जी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, और तभी बेल्जियम ने एक गेम चेंजर प्लान सामने रखा। ये प्लान था एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का, जिसका नाम रखा गया प्रिंसेस एलिजाबेथ।
ये आइलैंड केवल बेल्जियम के ऑफशोर विंड फार्म को ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि यूके और डेनमार्क जैसे पड़ोसी देशों के ग्रिड को भी कनेक्ट करेगा। यानी कि जब किसी देश में बिजली की जरूरत ज्यादा होगी और दूसरे में कम, तो ऊर्जा का आदान प्रदान आसानी से हो सकेगा। यही वजह है कि इस लोकेशन को बहुत सोच समझकर चुना गया है। ये बेल्जियम के तट से 28 मील दूर समुद्र में है। आइलैंड को समुद्र के अंदर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके निर्माण का काम जैन डी नुल और डेम जैसी दिग्गज ड्रेजिंग कंपनियों को सौंपा गया है। सबसे पहले समुद्र की तलहटी से नरम गाद यानी सेडिमेंट को हटाया जाएगा। उसके बाद सतह को समतल किया जाएगा और फिर डाला जाएगा ग्रेवल यानी बजरी, ताकि नींव एकदम मजबूत तैयार हो सके। क्योंकि इस जगह पर यूरोप का वो आर्टिफिशियल एनर्जी हब बनेगा जो भविष्य में पूरे महाद्वीप की ऊर्जा की कहानी बदल देगा। अब आप खुद सोचिए, जब यूरोप प्रिंसेस एलिजाबेथ आइलैंड से बनी बिजली को समेटकर ना सिर्फ बेल्जियम बल्कि बाकी कई देशों के घरों तक पहुंचाएगा, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। मगर सवाल ये है कि क्या इतनी महंगी और कठिन परियोजना वाकई पूरी हो पाएगी, या अरबों यूरो यूं ही पानी में बह जाएंगे। अगर इस आइलैंड की बात करें तो इसे काइसॉन्स से बनाया जाएगा। ये विशाल खोखले कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं जिनका आकार 190 फीट लंबाई, 92 फीट चौड़ाई और 75 से 105 फीट तक की ऊंचाई का होगा। इनमें से एक ब्लॉक का वजन 22,000 टन होगा। ये कितना ज्यादा होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टाइटैनिक जहाज जब पानी में तैरता था तो उसका डिस्प्लेसमेंट 52,310 टन था। यानी प्रिंसेस एलिजाबेथ आइलैंड के लिए बने 2.5 दर्जन काइसॉन्स मिलकर टाइटैनिक से भी ज्यादा भारी होंगे। मगर सवाल आता है, आखिर इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स बनते कहाँ हैं? इसके लिए नीदरलैंड के फ्लशिंग शिपयार्ड में काम चल रहा है। फ्लशिंग शिपयार्ड में एक खास तकनीक का यूज होता है जिसे स्लिप फॉर्मिंग कहा जाता है। स्लिप फॉर्मिंग में लगातार कंक्रीट डाला जाता है और धीरे धीरे ऊपर उठती हुई फॉर्मवर्क दीवारों और ढांचे का आकार देती जाती है। ये काम 24 घंटे चलता रहता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक ब्लॉक बनाने में लगभग 85 दिन लग जाते हैं। और जब 23 काइसॉन्स बनाए जाते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन्हें बनाने में कितना समय लगेगा। इसके बाद इन्हें समुद्र में ले जाकर गोले के आकार में लगाया जाएगा ताकि अंदर की जगह एक घेरे में बदल जाए। इस घेरे को बाद में 106 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी से भरा जाएगा। तब बनकर तैयार होगा ये आइलैंड जो फैलेगा 15 एकड़ में। इसी पर बेल्जियम और बाकी यूरोप अपनी ऊर्जा हब की सब स्टेशंस बनाएंगे। लेकिन ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समुद्र की लहरें कई बार कई फीट ऊंची उठती हैं। साथ ही तूफानी मौसम में हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए इंजीनियर्स ने आइलैंड का एक छोटा मॉडल बनाया है। ये असली आइलैंड से 60 गुना छोटा है। उस पर 26 फीट ऊंची लहरें चलाई गई, यानी ऐसी लहरें जो हर 1000 साल में एक बार आती हैं। और फिर भी मॉडल बिना हिले डुले ये सब सह गया, यानी तकनीक पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये आखिर कब बनकर तैयार हो जाएगा। इस आइलैंड की बात की जाए तो उसका निर्माण 2024 में शुरू हुआ है। 2025 तक पहले काइसॉन्स समुद्र में पहुंचाए गए हैं, लेकिन अभी भी 21 और ब्लॉक्स बाकी हैं जिनका सभी का वजन करीब 22,000 टन का होगा। योजना के मुताबिक आइलैंड का फिजिकल कंस्ट्रक्शन 2026 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरी परियोजना, बिजली व्यवस्था, सब स्टेशन और केबल नेटवर्क 2033 से 2036 के बीच ही ऑपरेशनल होगी। यानी इसमें अभी बहुत टाइम है। ऑफशोर विंड फार्म बिजली तो बना लेते हैं, लेकिन अब इसे बनने के बाद भी काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये बनाते हैं एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट को लंबी दूरी तक भेजना घाटे का सौदा होता है। इसलिए आइलैंड को इस तरह से एक हब की तरह बनाया जा रहा है। यहाँ अलग अलग विंड फार्म से आने वाली बिजली को पहले डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बदला जाएगा, फिर एचवीडीसी यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट केबल के जरिए इसे तट तक भेजा जाएगा। इससे नुकसान भी कम होगा और लागत भी घट जाएगी। मगर सवाल यह है कि ये बिजली आखिर आएगी कहाँ से? बेल्जियम के इसी जोन में 3.5 गीगाहर्ट्ज क्षमता वाले विंड फार्म बनने जा रहे हैं। यानी पूरा आइलैंड इन्हीं 3.5 गीगावाट को संभालने के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइलैंड एक इंटरनल एनर्जी कनेक्टर बनेगा, यानी बेल्जियम, यूके और डेनमार्क तीनों की ग्रिड आपस में जुड़ जाएंगी। अब सोच कर देखिए, अगर डेनमार्क में हवा ज्यादा चली और बिजली अतिरिक्त बन गई तो वही बिजली केबल के जरिए जल्दी से बेल्जियम या यूके तक भेजी जा सकेगी।
इससे न केवल बिजली की बर्बादी रुकेगी बल्कि पूरा यूरोप प्रोजेक्ट सुरक्षा और भविष्य की ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएगा। मगर सवाल यह है कि क्या ये काम इतना आसान है? ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा होने वाला है। शुरुआत में प्रोजेक्ट की लागत 2.2 अरब यूरो बताई गई थी, लेकिन अब ये 3.6 अरब तक पहुंच गई है, और ये तब था जब केबल्स शामिल नहीं थी। बाद में अनुमान 7 से 8 अरब यूरो तक पहुंच गया। अब महंगाई, सप्लाई चेन में गड़बड़ी और तकनीक की कमी ने लागत को इतना बढ़ा दिया कि कंपनी ने खुद अपना अनुमान छुपा लिया है। यही वजह है कि डीसी उपकरणों की सप्लाई से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना टाल दिया गया है। यानी निर्माण तो जारी है, मगर मुख्य इलेक्ट्रिक सिस्टम की इंस्टॉलेशन फिलहाल रुकी हुई है। जबकि इसकी मूल योजना ये थी कि आइलैंड 2020 के दशक के आखिर तक चालू हो जाएगा, लेकिन अब तारीख खिसक कर 2033 से 2036 तक पहुंच गई है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद ये तारीख आगे भी खिसक सकती है। मगर चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, एक बात तो तय है, अगर प्रिंसेस एलिजाबेथ आइलैंड सफल हो गया तो ये यूरोप की ऊर्जा कहानी को बदल कर रख देगा। ये सिर्फ बेल्जियम का नहीं बल्कि यूके और डेनमार्क जैसे देशों का भी सहारा बनकर सामने आएगा, और ये सबसे हैवी प्रोजेक्ट यूरोप को किसी भी जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स के सामने मजबूत खड़ा कर देगा। एक बात तो सच है, अगर बेल्जियम का ये प्रयोग सफल हुआ तो इससे टेक्निक एंड एक्सपीरियंस आगे आने वाले यूरोपीय प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद काम आएंगे। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि इससे जर्मनी का मेगा प्रोजेक्ट एक्वा वेंटस भी सफल हो सकता है। अगर एक्वा वेंटस की बात करें तो ये यूरोप का हाइड्रोजन सपना है। ये जर्मनी की योजना है कि समुद्र के विशाल हिस्से को दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन जनरेटर में बदल दिया जाए। इस प्रोजेक्ट में 90 से भी ज्यादा कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं, जिनमें RWE, शेल और दूसरे एनर्जी दिग्गज भी हैं। इसका मकसद है समुद्र में लगे ऑफशोर विंड फार्म में बनने वाली बिजली का उपयोग करके वहीं पर हाइड्रोजन बनाना। इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रोसेस से पानी को बिजली के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि बिजली को किनारे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हाइड्रोजन को पाइपलाइन के जरिए स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन आखिर बेहतर क्यों है? बिजली को स्टोर करना मुश्किल और महंगा है, लेकिन हाइड्रोजन को बड़ी मात्रा में स्टोर करना इजी है। उसे लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा सकता है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें कई सब प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जैसे कि एक्वा प्राइमस की बात करें तो ये समुद्र में हाइड्रोजन बनाने की शुरुआती इकाइयों का टेस्ट करेगा। एक प्रोजेक्ट एक विशाल अंडर वाटर हाइड्रोजन पाइपलाइन बनाने का है, जिसकी लंबाई 2200 किलोमीटर होगी। ये पाइपलाइन ऑफशोर विंड फार्म को सीधे जर्मनी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ देगी। ये बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 2035 तक 10 गीगावाट इलेक्ट्रोलिसिस क्षमता हासिल करना और हर साल 10 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। ये यूरोप की हाइड्रोजन जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है और स्टील, केमिकल इंडस्ट्री और शिपिंग जैसे सेक्टर्स को भी बदल सकता है। लेकिन चुनौतियां यहाँ भी कम नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसे यूरोप की फंडिंग की जरूरत होगी। साथ ही टेक्नोलॉजी और नियामक मंजूरियां भी चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट्स में पहले ही देरी हो चुकी है, फिर भी एक्वा वेंटस को यूरोप की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि भविष्य में जब राजनीतिक हालात बिगड़ेंगे और ऊर्जा सप्लाई रुक जाएगी, तब यही प्रोजेक्ट यूरोप को मजबूती देंगे। दोस्तों, तो ये थी कहानी एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो यूरोप को बदल कर रख देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेल्जियम का प्रिंसेस एलिजाबेथ आइलैंड और जर्मनी का एक्वा वेंटस प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाएंगे, या फिर ये अरबों यूरो के सपने अधूरे रह जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।